दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी के लिए हमारे चैनल के माध्यम से एक नया सीरीज चालू होने वाला है। ठीक है, जो दोस्तों व्यापम में होने वाला जो डीएड और बीएड, जो प्री डीएड और बीएड का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसका तैयारी के लिए हम किस तरीके से तैयारी करें कि हमारा जो है अच्छे से तैयारी कर पाए, है ना। और हमें जो है डीएड करना हो आपको या फिर बीएड करना हो, वो उसके लिए हमें एक गवर्नमेंट सीट मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों इस सीरीज़ में मैं आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराऊंगा, है ना। क्योंकि आपको पता ही हो गया होगा कि व्यापम द्वारा जो कैलेंडर जारी हुआ है, उस कैलेंडर में प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 और प्री बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 लगभग दोनों का जो सिलेबस है साथियों सेम ही रहता है ना। चाहे आप डीएड का एग्ज़ाम दिला रहे हैं या फिर बीएड का। ठीक है, और उस एग्ज़ाम के लिए जो हमारा शिक्षण अभिरुचि होता है वो 30 नंबर का आता है ना। चाहे आप डीएड का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर बीएड का, ठीक है ना। तो हमारे इस सीरीज में आपको कई सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। पूरा थ्योरी क्लास मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद जो है हम एमसीक्यू भी कराएंगे बीच बीच में। तो चैनल पे अगर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और जो भी साथियों होंगे और जो तैयारी करना चाह रहे हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम देने का भी प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो उन तक हमारा ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, चाहे आप यहाँ पर है सीजी, है ना, सीजी प्री बीएड और प्री डीएलएड, है ना। इंट्रेंस एग्जाम 2025 है होने वाला है ना। उसके तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा सीरीज आपको दिया जाएगा। आप इसके माध्यम से अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको एक गवर्नमेंट सीट चाहिए डीएड हो या फिर बीएड के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपना तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, इसको आप देख पाएंगे। ये जो आता है दोस्तों कितने नंबर का आएगा? 30 नंबर का आएगा, है ना। ये जो रहेगा शिक्षण अभिरुचि, जो हमारा टॉपिक है शिक्षण अभिरुचि, इससे जो प्रश्न पूछा जाएगा हमसे 30 नंबर का आएगा। और ये बेहद ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है दोस्तों। इस टॉपिक से हम बहुत ही अच्छा नंबर अचीव कर सकते हैं, है ना। और जो शिक्षण अभिरुचि है, हिंदी है ना। जो इम्पोर्टेंट लगेगा उन सारी चीज़ों को, क्या है कि अगर आपको जब तक थ्योरी का नॉलेज ना होगा, थ्योरी अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो शिक्षण अभिरुचि को आप अच्छे से नहीं बना सकते हैं, है ना। क्योंकि आपको किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से हमें चैप्टर को कवर करना पड़ेगा, जिससे आपको इसमें बहुत ज़्यादा सहायता होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। ये जो ये हमारा इंट्रो का पार्ट है ना। इसमें थोड़ा सा मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, क्लास हम एक कर सकते हैं इसको। मैं इसमें आपको संपूर्ण क्लास के बारे में, इसका प्री बीएड डीएलएड, है ना, एग्जाम का जो है इसका संपूर्ण कोर्स कराऊंगा हमारे यूट्यूब पे, है ना, चैनल के माध्यम से। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मेंशन है कि डीएड बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की संपूर्ण तैयारी। कहने का मतलब ये है कि आप हमारे साथ जुड़ करके आप अपने तैयारी को और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। मैं समय समय पर इसका एमसीक्यू, है ना, गाइडलाइन देते रहूंगा कि आपको किस तरीके से स्टडी करना है, ताकि आप जो है जो छत्तीसगढ़ में जो होने वाला एंट्रेंस एग्जाम है उस पर अपना एक सीट पक्का कर सकें। और एक चीज मैं अब जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं जिनके पास पैसा का कमी रहता है, और वो गवर्नमेंट कॉलेज में ही अगर मिलेगा तभी हम कर पाएंगे, है ना। उनकी जो पारिवारिक स्थिति है, ऐसा नहीं रहता है कि वो मतलब मोटा रकम दे करके वो इस कोर्स को कर सकेंगे, है ना। कर पाना थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसीलिए हर कोई चाहता है कि हमें एक सरकारी सीट मिल सके, है ना। आप अगर बेहतर अभी से जुड़ जाते हैं, अगर आपका गोल है इस लाइन पे आने का, है ना, टीचर बनने का अगर सपना है, तो आप इस सीरीज को जरूर पूरा देखिएगा दोस्तों, और जितना हो सके हमारे वीडियो को शेयर करिएगा। मैं पहले ये बता दूं कि सिलेबस कैसे आता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। फिर मैं पहले इस सीरीज में सबसे पहला मैं इसको कवर करूंगा शिक्षण अभिरुचि को जितना हो सकता है। कंप्लीट होने के बाद फिर हिंदी,
पर हम आएंगे, है ना, ऐसे करके सारा चीज पर। और यहाँ पर एक टैगलाइन है दोस्तों, इस बार करो एक सीट पक्की, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप बेहतर तरीके से हमारे साथ जुड़ करके रेगुलर अगर बने रहते हैं तो आपकी जो है टीचर बनने के लिए एक कोर्स को करने के लिए, है ना, आप एक गवर्नमेंट सीट को अचीव कर पाएंगे, है ना। आगे अगर बात करेंगे तो इसमें आपको तैयारी करना कैसे है, क्या क्या सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे, जिससे क्या है कि आपके लिए और भी बेहतर होगा, है ना। तो यहाँ पर देख पाएंगे आप मानसिक योग्यता जो होता है दोस्तों, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है डीएलएड, ये 2024 का सिलेबस है, सेम सिलेबस रहेगा आपको 2025 का भी, इसमें कोई भी आपको अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा, है ना। तो ये मानसिक योग्यता भी कराऊंगा मैं, शिक्षण अभिरुचि भी कराऊंगा और हिंदी का भी कराऊंगा, है ना। तो कुछ कुछ अब यहाँ पर आप देख पाएंगे जो शिक्षण अभिरुचि है ये 30 नंबर का वेटेज रखता है, शिक्षण अभिरुचि जो है वो भी 30 नंबर का वेटेज रखता है, हिंदी यहाँ पर 10 नंबर का वेटेज रखता है, ठीक है ना। तो अगर हम इन 3 सब्जेक्ट, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट आपके लिए स्कोरिंग है दोस्तों, अगर आपका मैथ कमजोर है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स भी आएगा, अगर मैथ कमजोर है फिर भी आप इतना नंबर को अचीव कर सकते हैं, है ना। मैथ को भी कराऊंगा, लेकिन मेन हमारा जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग नंबर है उस पर हमें पहले ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसका नंबर वेटेज ज्यादा है और वहां से हमें ज्यादा से ज्यादा अगर नंबर लाएंगे तो हमारे लिए हमारे जो कॉलेज लेने के लिए जो हमें नंबर चाहिए एक गवर्नमेंट सीट के लिए, उतना आप अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, देखिएगा मानसिक योग्यता, इसको हम एक एक टॉपिक को पहले कवर करते जाएंगे, है ना, उसके बाद से फिर धीरे धीरे सारी चीजों को हम करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा मानसिक योग्यता में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, है ना। मानसिक योग्यता इंपॉर्टेंट है और शिक्षण अभिरुचि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों अपने आप पे 60 नंबर का वेटेज रखता है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मानसिक योग्यता में, है ना, आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना, क्या क्या चीज आपको कवर करना है जिससे कि आपका जो है अच्छा स्कोर हो पाएगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे तर्क करना, पहला में दिया है तर्क करना और संबंध देखना, ठीक है। आपको ये टॉपिक का नाम है दोस्तों कि आपको क्या क्या चीज को टॉपिक को कवर करना है जिससे प्रश्न बनेगा, ठीक है। एनालॉजी, अंकित योग्यताओं से भी प्रश्न पूछा जाता है और आकाशीय संबंधी आदि, ये सारा कुछ दिया हुआ है। आगे देखेंगे तो इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे देखेंगे यहाँ पर विसंगता को पहचानना, ठीक है, अंकित श्रेणी, अक्षर ज्ञान और चिन्हों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्रवर्ग, अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, घन संबंधित विभिन्न प्रकार के पैटर्न से आधारित जो है प्रश्न पूछा जाता है ना। ये चीज क्लियर हो गया। अब दोस्तों तो ये है ना, सामान्य ज्ञान जो होता है ये 20 नंबर का वेटेज रखता है, लेकिन सामान्य ज्ञान को सबसे लास्ट में देखना। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि सामान्य ज्ञान जो होता है ना, इसमें इतना सारा टॉपिक होता है, कहाँ से क्या मतलब फिक्स नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा और क्या आने वाला, हमें भी नहीं पता। लेकिन ये जो स्कोरिंग होता है हमारा मानसिक योग्यता में, हमें जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, है ना, पैटर्न हो गया और चित्रों द्वारा संबंध देखना हो गया, ठीक है ना, पहचान करना, अंकित श्रेणी, अक्षर श्रेणी, है ना, ये सारी चीजें क्या होता है, यहाँ से प्रश्न बनना तय रहता है। लेकिन प्रश्न क्या बनेगा ये तो हम भी नहीं बता सकते, लेकिन अगर आप पैटर्न को समझ जाओगे, है ना, टॉपिक अगर आपको क्लियर हो गया तो सारी प्रश्न कुछ भी आ जाए, है ना, आप उसको कर सकते हो, कर जाओगे आराम से। लेकिन ये जो सामान्य ज्ञान होता है ये इतना बड़ा टॉपिक होता है कि हम इसमें मेन चीजों को देखेंगे, जैसे ये वाला जो खेल और शिक्षा योग्य, है ना, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, और एक सामान्य विज्ञान, अगर इतना भी कर लेते हो, है ना, तो आपके लिए। अब इसमें जो खेल और शिक्षा से संबंधित आपको इतना सारा टॉपिक यहाँ से कवर करना पड़ेगा, इतना सारा, ये मतलब फिक्स टॉपिक है, यहाँ से नंबर आप गेन कर सकते हैं। इसी से 5-6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 20 में से 5 नंबर का जो रहता है, इसी टॉपिक को, इतना टॉपिक को कवर अगर कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका 5 नंबर आने का निश्चित है। अब जैसे इसमें देखेंगे तो भारत के विभिन्न शिक्षा से संबंधित आयोग, शिक्षा नीति, आपको इसमें शिक्षा के संबंध में जितना भी आयोग बना है, जितना भी नीतियां बनी है, उसको आपको कवर करना है ना। और औपचारिक शिक्षा ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है।
पूर्ण साक्षरता, ये भी एक टॉपिक है, इसको भी पढ़ना है। और सतत शिक्षा संबंधित रिपोर्ट, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। शैक्षिक तकनीकी के बारे में, विभिन्न नवाचार प्रोजेक्ट, शिक्षा में प्रयोग, शिक्षा का लोक व्यापीकरण, प्रारंभिक शिक्षा को लोक व्यापीकरण, है ना, और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के बारे में, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, ये सब दोस्तों टॉपिक है। इन टॉपिकों को हम कवर करेंगे पूरा। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम कानून 2009 के बारे में पढ़ना है। एनईपी 2020 पढ़ना है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रशासन, विश्वविद्यालय, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, दूरस्थ शिक्षा, संचार माध्यम, खेलकूद, योग, उपलब्धि शाला, स्वच्छता एवं शाला का प्रबंध, ये सारी चीजें क्या है, टॉपिक हैं जिनसे या इन टॉपिकों से 5 से 8 नंबर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, इसी 20 में से 5 से 8 नंबर जो रहेगा, इस टॉपिक को कवर अगर आप कर लेते हैं तो आपका फिक्स हो जाता है। ठीक है, ये सिलेबस के बारे में है कि आपको किस तरीके से तैयारी करना है कि आपको गवर्नमेंट सीट मिल सके। ठीक है ना, आगे अगर हम बात करेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आते हैं हम शिक्षण अभिरुचि का। शिक्षण अभिरुचि का जो सिलेबस आप जब देखोगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन किन टॉपिकों से हमें प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है ना, मैं इसको अच्छे से बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ना। तो शिक्षण अभिरुचि आप यहाँ इसका वेटेज अगर देखोगे तो ये जो है 30 नंबर का यही पूछा जाता है। अब शिक्षण अभिरुचि मतलब ये ना अपने सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से प्रश्न जब पूछा जा रहा है तो किस तरीके से हम उसको ऑप्शन को देख करके, है ना। शिक्षण अभिरुचि को करने के लिए आपको मतलब सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप है ना, टॉपिक पर आते हैं। शिक्षण अभिरुचि दोस्तों, अगर इसको आपको पढ़ना है तो इसको पहले ना थ्योरिकल नॉलेज आपको बहुत जरूरी है कि कैसे कैसे सिचुएशन में क्या क्या चीजें आता है, कैसे हमें उसको पकड़ करके चलना है, शब्दों को कैसे पकड़ करके चलना है ना। तो इन सारी चीजों के बारे में जब क्लास हमारा स्टार्ट हो जाएगा तो मैं एक एक करके सारा पॉइंट आपको क्लियर करते जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे दोस्तों तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे साथ, हमारे YouTube परिवार के साथ जुड़ करके, है ना, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। लेकिन इसका ये है जो सिलेबस में दिया हुआ है, ये जो शिक्षण अभिरुचि है ना, आउट ऑफ सिलेबस हमेशा आता है। आउट ऑफ सिलेबस कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे जो आपको मतलब बहुत कम ही आइडिया होगा कि मतलब रहता बहुत इजी ही है, लेकिन अगर आप तो थ्योरी समझे रहेंगे तो आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आते चलेगा। ठीक है, अब इसमें देखिएगा शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य व शिक्षा शास्त्र से संबंधित सम्मिलित रहेंगे। शिक्षण शास्त्र समझ रहे हैं ना, मतलब कि शिक्षण शास्त्र पढ़ाने की जो टेक्निकें हैं, है ना, ये सारा जो शिक्षण शास्त्र में आता है कि हम किस तरीके से एक बच्चे को शिक्षा देते हैं, उसके संबंधित पूरा प्रश्न पूछा जाएगा। ये फिक्स नहीं रहता है कि ये कहाँ से आएगा, क्या आएगा, कैसा प्रश्न बनेगा, ये ना आप जान रहे हो ना हम जान रहे हैं। लेकिन ये है कि इसका अगर आप पैटर्न को अगर पकड़ लेते हो, है ना, तो आपको कोई सा भी प्रश्न आ जाए आप उसको आराम से कर पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें देखेंगे बच्चों की अभिवृत्ति। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। हर एक अपने आप में पॉइंट है। बच्चों के बारे में पढ़ना है पहला, उसकी अभिवृत्ति के बारे में पढ़ना है, ये टॉपिक है। अनुकूलन के बारे में पढ़ना है, योग्यता। ठीक है, व्यवसाय से संबंधित सूचनाएं, व्यवसाय में रुचि। ठीक है, और परीक्षण कथनों की सहायता से किया जाएगा। ठीक है, एक टॉपिक है। आगे देखेंगे शिक्षण शास्त्र से संबंधित कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो 6 से 11 वर्ष के आयु के बच्चे का पूरा जो है, जैसे हम जब पढ़ते हैं बाल विकास वगैरह, तो ये सारा चीज उसमें आता है और वहां से भी प्रश्न बनता है ना। शैक्षणिक मनोविज्ञान से प्रश्न पूछा जाएगा। उनके सीखने सिखाने की प्रक्रिया, इनसे संबंधित प्रश्न बनेगा। ठीक है ना,
और इस विषय की तैयारी करते समय बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से प्रश्न बनेगा। बच्चे की समझ पर बनेगा, उनकी आवश्यकताओं के आधार पर प्रश्न बनेगा। ठीक है, शिक्षण अधिगम के ऊपर प्रश्न बनेगा। ठीक ना, निर्णय कर पाना, कक्षा में सीखने की प्रक्रिया किस तरीके से होता है, ये भी इससे भी प्रश्न बनेगा। बेहतर सुविधादाता के शिक्षक की भूमिका, शिक्षा से संबंधित जितना भी प्रश्न हो सकता है। विभिन्न प्रकार के कक्षागत अंतःक्रियाओं के ऊपर भी प्रश्न बनेगा। आधुनिक शिक्षण प्रवृत्तियों के ऊपर प्रश्न बनता है और तकनीकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये हमारा हो गया शिक्षण अभिरुचि। इसको मैं बेहतर तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर इतना कर लेते हैं तो आप जो है एक सरकारी सीट के लिए आप मतलब अचीव कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब इसी में अगर आगे आ जाएंगे हम तो हमें देखने के लिए मिलेगा हिंदी में आपको हिंदी का वेटेज अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे तो हिंदी आपको 10 नंबर देखने के लिए मिल रहा है ना। इसमें 30 नंबर का हमने मानसिक योग्यता देखा। ठीक है, मानसिक योग्यता हमें कितने नंबर का मिला, 30 नंबर का। और शिक्षण अभिरुचि हमें कितने नंबर का देखने के लिए मिलेगा, तो शिक्षण अभिरुचि ये भी हमें कितने मिलेगा, 30 नंबर का। और हिंदी हमारा कितना हो जाएगा, 10 नंबर का। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 70 नंबर आपका यही हो जा रहा है। अगर 70 में कट पिट के भी अगर आप 60 नंबर ले आते हो तो आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है ना। डीएड में अगर आप डीएड करना चाह रहे हो तो इसमें आपका सरकारी सीट मिल जाएगा। ठीक है, दिमाग में हमें ये रखना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपका फोकस है डीएड बीएड के एग्जाम को देना है ना, या फिर भविष्य में अगर आपका टीचर बनने का सपना है तो इस एग्जाम को आप जरूर फाइट करिएगा, है ना। इसमें फॉर्म अप्लाई होने, अभी मार्च के बाद से फॉर्म अप्लाई होना चालू हो जाएगा, तो आप इसका जो है फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा, है ना। अब देखते हैं हिंदी में। तो हिंदी व्याकरण में अगर हम देखेंगे तो हिंदी में भी 10 नंबर है। 10 में से मैं 10 नहीं कहूंगा, लेकिन 5 से 8 नंबर तक लाया जा सकता है। बहुत ही आसान है, क्योंकि हिंदी भाषा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो हमारा हिंदी मतलब किस तरीके से क्या पूछा जाएगा, ये अगर पैटर्न आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, तो आप आसानी से 5 से 8 नंबर इसमें गेन कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें वर्ण विचार पूछे जाएंगे। वर्ण विचार में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो स्वर पढ़ना है, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग और वचन इत्यादि के बारे में पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे शब्द रचना में, तो उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों के एक शब्द जिसको बोलते हैं, वाक्यांश के लिए एक पद, है ना, एक शब्द में जैसे होता है। और शब्द विचार में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, तो स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तत्भव, देशक, विदेशक, इतना अगर कर लेते हो तो इसी से प्रश्न ज्यादा बनता है ना। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, तो इसमें पर्यायवाची शब्द आ जाएंगे, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द। ठीक है, पद में क्या क्या आ जाएगा, तो भेद में देखेंगे संज्ञा आ जाता है, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया, कारक चिन्ह, इन सारी चीजों को मैं एक एक जब टॉपिक खत्म होते जाएगा, जैसे शिक्षण अभिरुचि खत्म हो जाएगा, इसके बाद हिंदी कवर करेंगे, है ना, फिर अपना मानसिक योग्यता। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे वाक्य परिचय। तो वाक्य परिचय में क्या आ जाएगा, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद हमें पढ़ना पड़ेगा। रचना में मुहावरे तथा लोकोक्तियां पढ़ना पड़ेगा, और भाषी कौशलों का अध्यापन। ठीक है, तो इसमें श्रवण, वाचन, लेखन और पाठन कौशल, इन सारी चीजों को हमें देखना है। विराम चिन्ह से प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो व्याकरणीय जो अशुद्धियां होता है उनसे संबंधित हमें प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने इन्हीं चीजों को क्यों फोकस करने के लिए कहा है, 3 टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप 60 से 65 नंबर अगर आप अभी से स्टडी करते हैं तो आराम से लाया जा सकता है। और आप अगर कोटे से हैं, है ना, जैसे एसटी ओबीसी अगर हैं, तो आपको बहुत ही आसानी से इतना टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो आप एक गवर्नमेंट सीट आपको मिल सकता है। ठीक है ना, तो आज हम पहला क्लास को हम सेशन को चालू करेंगे, जो
ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो सीरीज है दोस्तों, ये किस पे सीजी बीएड प्री बीएड जो होता है और प्री डीएलएड एग्जाम 2025 के लिए क्लास है ना। ये हमारा, मैंने पहले आपको सिलेबस के बारे में सारा जानकारी दे दिया कि आपको किस तरीके से क्या क्या चीजें पढ़ना है, और शिक्षण अभिरुचि का भी मैं सिलेबस दिखा दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको जो चीज भी मैं थ्योरी में बताने का प्रयास करूंगा, आप उसको अच्छे से ध्यानपूर्वक नोट बनाते हुए और इसको रिवीजन भी बीच बीच में करते रहिएगा। ठीक है, ताकि आपको ये सारी चीजें याद रह सके। ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं, टॉपिक में आते हैं। तो शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, हमने सिलेबस में भी देखा था जो शिक्षकों छात्रों की क्या है अभिरुचि, तो इसी के बारे में ये हमारा आज का जो वीडियो है। हमने पहले सिलेबस के बारे में सारी जानकारी दे दिया, ठीक है ना, और जो जो चीज इम्पोर्टेंट था वो सिलेबस में मैं बताया कि आपको किस तरीके से कैसे पढ़ना है। अब हमारा ये पहला क्लास है जिसमें हम पहले जो है थ्योरी को देखेंगे। अगर आपको थ्योरी अच्छे से जानकारी हो जाएगा, थ्योरी अगर आप पकड़ पाएंगे, तो उसका जो एमसीक्यू है, इन्हीं जो थ्योरी क्लास रहेगा, पूरा एक एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है हर एक पॉइंट जो है उसी से ही प्रश्न बनता है ना। पहले आज का थोड़ा क्लास लंबा होगा दोस्तों, है ना, तो हम क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा है, कवर करना है, एग्जाम भी मतलब कुछ ही महीनों में है, तो हम इस चीज को जल्दी से कवर करने का कोशिश करेंगे, है ना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए यह वीडियो जो है बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप प्री बीएड और प्री डीएलएड का एग्जाम देने के लिए सोच रहे हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है पहला टॉपिक है हमारा, है ना, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिरुचि। ठीक है, सॉरी अभिरुचि बोल रहा हूं मैं, अभिवृत्ति होगा ये, अभिवृत्ति। ठीक है, किस तरीके से होता है, अभिरुचि भी कह सकते हो, अभिवृत्ति भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम जितना पॉइंट दे रहा हूं, ये हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको समझना है कि किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर पहला हमारा चैप्टर है, और चैप्टर का जो है टॉपिक है कि शिक्षकों में छात्रों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या उपाय है ना। ये छात्र और बच्चे के ऊपर डिपेंड रहता है ना। पूरा जो है शिक्षण अभिरुचि हम बच्चे के उस पर पर्पस पर पूरा पढ़ेंगे, और आपको पॉइंटेज होता है, जैसे उन शब्दों को भी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको पकड़ पाना है ना। तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखता है कि छात्रों को व्यक्तिगत रूप से जाने, है ना, ये इसका पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, छात्रों को व्यक्तिगत रूप से जाने। अब इसमें क्या होगा देखिएगा आगे, प्रत्येक छात्र अद्वितीय है, हर एक छात्र अद्वितीय है ना, और उनकी अपनी सीखने की शैली और क्षमताएं हैं। कहने का मतलब यह है कि हर एक छात्र अपने आप में महत्व है, अद्वितीय है, अमूल्य है ना। हर एक बच्चा अपने आप में इंपॉर्टेंस है, और हर एक बच्चे का जो है सीखने का शैली, सीखने का तरीका, सीखने का हुनर जो कहते हैं, वो सबकी अलग अलग होती है, सबकी अलग अलग विशेषताएं होती है, सब बच्चे के अंदर अलग अलग गुण होता है। ठीक है, हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन से ऑब्जेक्टिव बनता है। अब जैसे इसमें से ये बन सकता है कि बच्चे की सीखने की शैली किस तरीके से होती है ना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक छात्र जो है अद्वितीय है, और उनकी अपनी सीखने की शैली और क्षमताएं होती है। शिक्षकों को प्रत्येक छात्र को अभी व्यक्तिगत रूप से जानने और उनकी आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए एक छात्र के लिए, कि बच्चे को हर एक चीज को जो है, एक शिक्षक है और बच्चे को उसके हर एक शैली को उसको पता होना चाहिए कि इसका प्लस पॉइंट क्या है, इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, बच्चा कैसे सीखता है, किन विधियों से सीखता है ना, ये सारा चीज ये कहना चाह रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है। आगे देखेंगे कि सकारात्मक और उत्साहजनक वातावरण बनाए। ठीक है, ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है। ठीक है, अब हम सकारात्मक और क्या बोलते हैं उत्साहजनक हम वातावरण कैसे बना सकते हैं, ये सब पॉइंट है। इन्हीं पॉइंट के अंदर डिटेलिंग है ये, है ना, इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखेंगे कैसे हम एक कक्षा को बेहतर बना सकते हैं, आकर्षणपूर्ण बना सकते हैं। उसके बारे में क्या कहता है कि कक्षा में एक सकारात्मक और उत्साहजनक वातावरण बनाने से छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।
अब जैसे कक्षा में जो है एक टीचर अगर उसका क्लासरूम अगर अच्छा ना हो, उसका व्यवस्थित अच्छा ना हो, सारा कुछ पढ़ाने का मतलब सिस्टम उसके पास सही ना हो, है ना, तो बच्चे को सीखने में बहुत मतलब कि उसको अटपटा लगेगा। आज के टाइम पे जैसे वही ब्लैक बोर्ड, वही चाक से अगर हम पढ़ाते हैं तो बच्चे को समझ में नहीं आता है। जैसे आप अभी जिस माध्यम से पढ़ रहे हो, मोबाइल से, यूट्यूब के माध्यम से, है ना, तो अगर हम क्लास को कुछ मतलब थोड़ा सा डिजाइन कर दें, वहां पर अगर एक प्रोजेक्टर लगा दें और स्कूल के मतलब उसमें सभी बच्चों को अगर दिखाएं तो बच्चा उसको अलग फील लगेगा कि यार आज हमारे विद्यालय में ऐसा कुछ देखने के लिए मिला, है ना, बहुत कुछ अच्छे से। जैसे टीवी वगैरह देखते हैं तो बच्चे जो देखते हैं और सुनते हैं उसको ज्यादा मतलब हर एक का कैपेसिटी रहता है कि मेमोरी ज्यादा स्टोर कर पाता है ना, वही चीज है। तो हम यही कक्षा को सकारात्मक और उत्साहजनक वातावरण बना सकते हैं, जिससे जो है बच्चा सीखने के लिए प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, शिक्षकों को छात्रों की प्रशंसा करनी चाहिए। अब अगला पॉइंट देखिए, हर एक पॉइंट इंपोर्टेंट है ना। शिक्षकों को छात्रों की हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर टीचर जो है बच्चे को हमेशा नेगेटिविटी शब्दों का अगर प्रयोग करता है, तू गधा है, या फिर ऐसा तू सीख नहीं सकता है, गोबर गरेस है, ऐसा करके अगर शब्दों का जो प्रयोग करते हैं तो बच्चे का जो मानसिक तनाव होता है ना, वो मानसिक मतलब मनोबल जो होता है, कॉन्फिडेंस होता है। अब जैसा कोई बच्चा अगर आपसे प्रश्न कर रहा है, आप शिक्षक हैं, अगर बच्चा अगर प्रश्न करता है तो बच्चा अगर उसके मन में अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है या प्रश्न करता है तो आपको उसका जैसा भी अगर आपको नॉलेज है तो ऐसा आप उसका उत्तर जरूर दें। अब ऐसा ना करें कि बच्चे को अब हमने डांट दिया तो बच्चा शांत हो गया, है ना, तो अगली अगर ऐसा कुछ मौका आता है, फिर बच्चे का जो बोलने का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, अगर आप ऐसे बार बार करते रहोगे तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा वो एकदम से नीचे चला जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और उन्हें अपनी गलतियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब इसमें कुछ कुछ शब्द ऐसी आती हैं जिसमें आपको मैं बताऊंगा, मतलब बीच बीच में जब हमारा क्लास और आएगा तो उसमें मैं सारा कुछ बताऊंगा कि ऑप्शन अगर आपको प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं रहा है तो नहीं आ रहा है तो 4 ऑप्शन में से हम उसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, कौन सा जो शब्द है एकदम पॉजिटिव वर्ड है, मतलब एकदम सकारात्मक ऑप्शन है, और कौन सा एकदम नकारात्मक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आने वाले समय पे बताऊंगा। तो यही है सकारात्मक उत्साह और उसका उत्साहजनक वातावरण बनाना। तो ये सारा चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये जो मैं जो पीडीएफ के माध्यम से ये जो क्लास ले रहा हूँ, ये कई आपको बहुत कम ही जगह देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप अपने तैयारी को बेहतर करना चाह रहे हैं और सपना है आपका कि डीएड बेट करूं और वो भी सरकारी सीट से करूं, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ सकते हैं, है ना। मैं बहुत जल्द ही सारा कुछ जो मैंने बताया, हिंदी का, शिक्षण अभिरुचि का और इसका, है ना, सारी चीजें मैं जल्दी कवर करने का कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम इसका एमसीक्यू भी देखेंगे। अभी जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो इसी से रिलेटेड मैं एमसीक्यू भी सेट करके रखा हूं, जिससे आपको बेहतर समझ में आ जाए कि थ्योरी का उपयोग महत्व कितना है, हमें एमसीक्यू लगाने पर आ रहा है ना। तो सारी चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, छात्रों को सीखने में मदद करें। अब ये टॉपिक है ना, यह तीसरा टॉपिक है, उसका हेडिंग है, तीसरा हेडिंग है। तो इसमें देखेंगे क्या कहता है कि जो छात्र है उसको सीखने में कैसे हम मदद कर सकते हैं। तो शिक्षकों को छात्रों को सीखने में मदद करने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए। उन्हें छात्रों को उनकी सीखने की शैली के अनुसार सीखने में मदद करनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि शिक्षक को एक क्या चाहिए क्लासरूम में बच्चे को सिखाने के लिए, अच्छी शिक्षण विधि को। जैसे अभी मैंने स्कूल में मान के चलिए, अभी आप जिस चीज से देख रहे हो, है ना, तो हम किताब जब पढ़ते हैं तो उतना बेहतर समझ में नहीं आता है। जब हम उसको किसी का भी हम वीडियो देखते हैं, वो समझाता है, तो हर किसी का पढ़ाने का, समझाने का शैली भी अलग होता है, और हर बच्चे का सीखने का जो उसका कैचिंग पावर होता है और समझने का, उसकी हर एक विद्यार्थी का अलग अलग होता है। तो हम उस विद्यार्थी की कमजोरी को जान करके, समझ करके, है ना, उसका जो समस्या आ रहा है उस समस्या का निवारण करके हम कैसे किस तरीके से बच्चे को जो है हम बेहतर उसको करें, है ना।